नहीं, कल जिस तरह से ममता बनर्जी ऑफिस पहुंची और वहां से हार्ड डिस्क वगैरह सारी चीज़ें लेकर गई और अमित शाह को अपशब्दों से उन्होंने संबोधन किया, मैं समझता हूं ये अमर्यादित है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है आज और सरकार ने उनको उठाया है, ये तो ऐसा एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है कि जहाँ कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ से उठा लिया जाता है। हम इमाम लोग हैं, कई बार हमें उठाया गया, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं कहीं पर। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कहीं बहुत ज़्यादा हुजूम नहीं हो या कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए, इस वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उठा लेते हैं, उनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ममता जी को डर क्या है कि वो हार्ड डिस्क लेकर चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप कहिए लो भाई ये सब कुछ सामने है, देखो अगर कुछ गलती है तो बताओ। इसका मतलब ये है, अगर कोई आदमी मेरे ऑफिस में आकर मेरा कंप्यूटर देखना चाहे और मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, या मेरा कोई मोबाइल देखना चाह रहा है और मैं उसको नहीं दिखाऊं, तो इसका मतलब ये कोई झोल है, कुछ ना कुछ तो है। तो इसलिए ममता जी को जिस तरह से उनकी छवि है कि 250 रुपये की साड़ी पहनती हैं, 100 रुपये की चप्पल पहनती हैं, तो फिर उनको किस चीज़ का डर है भाई? उनको तो डर होना ही नहीं चाहिए। इसलिए उनको सारी चीज़ें ओपन कर देनी चाहिए, जनता खुद समझ लेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और दोबारा यह दोहराया, अमीर लोगों के लिए काम करती है, अमीरों के लिए काम करती है, करप्ट पार्टी है जनता पार्टी। अंबानी को किसने बनाया था? अंबानी को अंबानी बनाने वाली कांग्रेस है। 2008 या 9 की बात है, जब अंबानी ने रिलायंस का फ़ोन लॉन्च किया और रिलायंस को जो है ये इनकी डील हुई कई हज़ार करोड़ की कांग्रेस के साथ में, तो उस वक्त तो आपने नहीं सोचा होगा कि हम बिलीनियर के साथ मिलीनियर के साथ जो है काम कर रहे हैं। सरकारें जो है उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करती हैं, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। वजह क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन बिलीनियर्स का मिलीनियर्स का इस्तेमाल करती है, उनका पैसा लगता है, उनको जो भी डील होती होगी वो उस डील पर जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सहमत होती हैं और काम होते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसके साथ काम कर रही है, सवाल ये है कि आपकी नीति और नीयत ये है कि आज भी जो 65 साल का राज है वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि पिदरेमन सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, वो बैठा हुआ है दिमाग में आपके। कांग्रेस आज भी अपने आप को सत्ता में देख रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन जैसे काम ही नहीं है उनके। सवाल ये है कि अपोजिशन में रहकर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। आप जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए आप सड़कों पे नहीं निकल पा रहे हैं, जनता की आवाज़ को आप सही से उठा नहीं पा रहे हैं। आप मोदी को कोसना, योगी को कोसना और भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, ये अपोजिशन की रणनीति नहीं होनी चाहिए। हमने अपोजिशन को पहले भी देखा है। अपोजिशन कहीं इस तरह से जो आजकल अभद्र भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं योगी और मोदी के लिए, इस तरह की बातें पहले नहीं थी। ये नई परिभाषाएं हैं, इधर से भी हो रही हैं, राहुल के लिए, सोनिया जी के लिए। मैं समझता हूं कि सियासत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। अच्छी सियासत के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इन बातों को भूलकर देश को आगे ले जाने के लिए काम करें, यही सबसे बड़ा विपक्ष का योगदान होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश दोनों ने आज चाइनीज कंपनीज के लिए रेड कारपेट मोदी सरकार बिछा रही है। कहीं ना कहीं गलवान में शहादत जिन सैनिकों ने दी उसका अपमान है, और चाइनीज कंपनीज पे जो बैन था वो 5 साल बाद मोदी सरकार ने हटा लिया है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है, और साथ ही साथ अमेरिका की जो टैरिफ वाली पॉलिसी है उसके आगे भी मोदी सरकार झुक गई है। नहीं, देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात है उस पर तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अमेरिका यूरोप के कई छोटे छोटे देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने पलट के डबल टैरिफ लगा दिया। अगर 50% लगाया तो उन्होंने अपने यहाँ 100% लगा दिया अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका मजबूर हो गया उनका टैरिफ वापस लेने के लिए, और वापस लिया। सॉरी, उनका टैरिफ वापस लिया। तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती? सवाल यह है कि हमारी सरकार को किस चीज़ का डर है कि भाई हम अमेरिका के ऊपर 100% टैरिफ क्यों नहीं कर सकते? हम भी उनकी तरह डबल टैरिफ करें तो कहीं ना कहीं ट्रम्प उससे झुकेंगे। ट्रम्प की तो भाई दादागिरी चल रही है। आपने देखा होगा मैंने जिला के अंदर क्या किया,
मतलब प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को उठा लिया आपने। ऐसी दादागिरी पूरी दुनिया में कहीं कभी देखने को नहीं मिली होगी, और सिर्फ तेल के खेल के लिए, क्योंकि उन्होंने एक्सेस देने से मना कर दिया। और आपने जो नोबेल पुरस्कार याफ्ता हैं, हालांकि वो उनकी वजह से आपको पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी आपने उनसे एक डील कर ली कि हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे और आप जो है हमें एक्सेस दे देना, और आपने ये सारा कुछ किया। तो अमेरिका को, तमाम मुल्कों को, ठीक है एक समूह है, यूनाइटेड नेशन है, लेकिन सारे मुल्क मिलकर जब तक इसको बताएंगे नहीं इसकी औकात क्या है, मोदी जी को भी खुल के सामने आना चाहिए। मेरी अपनी राय है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी मेकर जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये है। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप सिर्फ एतराज करने के लिए अपोजिशन होता है, आपने एतराज किया। हमें कभी भी अपने पड़ोसी देशों से इतना नहीं बिगाड़ना चाहिए कि उस बिगाड़ का देश को नुकसान हो जाए। फिर भी रास्ते खुले रहने चाहिए। पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम फिर भी बैठे, बार बार बैठे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने उनके साथ खेला भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ करनी पड़ती हैं। किन कंपनियों को लेना है, किन कंपनियों को नहीं लेना है, ये सरकार की पॉलिसी होती है। तो बांग्लादेश ने वीजा सर्विसेज जो है भारत में सिक्योरिटी कंसर्न्स बताया उन्होंने कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच में हमने रोक दी है। और जो फॉरेन अफेयर के एडवाइजर हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप्स लिए हैं प्रिकॉशन के तौर पर मेजर लिया है। देखिए, ये सरकार यहाँ कहीं हमारी कमज़ोर पड़ती दिख रही है। ये काम हमें करना था। हमें बांग्लादेश की तमाम मिज़ाइल रोकनी थी। जो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चावल से, सब्ज़ी से, फलां से, उन तमाम चीज़ों को हमें रोकना था। जब हम रोकते तो उनको फिर दिन में तारे नज़र आते, और फिर वो हमारे इस तरह की कोई बातें हमारे लिए नहीं करते। क्योंकि हमने नहीं किया, तो अब होता क्या है कि जो आदमी कमज़ोर होता है, जब उसको तमाचा पड़ता है ना, तो सिवाय गाली देने के कुछ नहीं करता। यही एक रास्ता बचता है, उसके बाद गाली दे के भागेगा। अब वीज़ा बंद अगर आप कर देंगे, ऐसा कौन सा मेला लगा है बांग्लादेश में, ऐसी कौन सी जॉब्स हैं बांग्लादेश में? आप तो खुद भूखे नंगे हो, आप तो खुद दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हो। सारे बांग्लादेशी जो है आपको अरब कंट्रीज में मिलेंगे जाके। तो आप हिंदुस्तानियों को क्या दे सकते हो? क्या है आपके पास? आप हिंदुस्तानियों के रहमो करम पे रह रहे हो। तो मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको थोड़ा सा संजीदगी से लें, और बांग्लादेश पर भी जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई हमें करनी चाहिए। सर, कोर्ट ने उनके परिवार के बारे में ये कहा है कि लैंड फॉर जॉब जो मामला था रेलवे का, कि इन्होंने इस तरीके से अपना रवैया अपनाया है कि ये क्रिमिनल इंटरप्राइज है और इन्होंने मतलब करप्शन किया है। ये साफ दर्शाता है कि इन लोगों ने करप्शन किया, लेकिन इसको छुपाने की भरपूर कोशिश की है। देखिए, एक टाइम लालू देश का एक ऐसा चेहरा थे जिनको लोग सुनते भी थे, जानते भी थे, समझते भी थे, और उनकी बातों पे हंसते भी थे। पार्लियामेंट में भी बड़ी ठिठोलियाँ होती थी, इधर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं, इधर फलां बैठे हैं, और ठिठोलियाँ हो रही हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं लालू जी। लेकिन पीछे क्या था वो बहुत बाद में खुला। जिस तरह से घोटाले सामने आए लालू जी के और उनके परिवार के, राबड़ी देवी तक और फलां तक, वो कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक है। बहुत अफसोस होता है कि वो लोग जो जिनको देश की सेवा के लिए चुना जाता है, प्रदेश की सेवा के लिए चुना जाता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। उनको अपनी अपनी वोटर से, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि जितना घोटाला उनके ऊपर पकड़ा गया और पकड़ा जा रहा है, अभी भी निकल रहा है, अगर ये इतना पैसा ये पब्लिक के ऊपर लगा देते तो बिहार आज सोने की चिड़िया बन जाता। बिहार को जॉब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातों की खाई है, काम कुछ नहीं किया है। इसलिए जो भी घोटाले खुल रहे हैं, मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, और अच्छी कार्रवाई हो भी रही है, और भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो सियासतदान हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी भी आंखें खुलें कि हाँ भाई, ये कभी भी खुल सकता है जो भी हम करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल सर, लीडर ऑफ बोथ पार्टीज हैं, उन्होंने सिखों के गुरुओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। उसके बाद आज भी सदन में हंगामा चला, कल भी सदन में हंगामा चला और काफी विवाद रहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया। आप असल में आतिशी जो है ना, वो दूसरे धर्म कहिए या दूसरी विचारधारा की हैं,
उनको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुस्लिम उनके नज़दीक या सिख उनके नज़दीक कोई बहुत अच्छा धर्म या अच्छे धर्म के लोग नहीं माने जाते, जो उनका अपना एक अकीदा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जो भी जिस धर्म को भी जो मानता हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी के धर्म गुरु के लिए कुछ आपत्तिजनक बात कही जाए। कुरान हमें खुद ये कहता है कि जो अल्लाह के अलावा किसी और खुदा या देवी देवता को मानते हैं तो उनके बारे में बुरा भला मत कहो। किसी को भी नहीं कहना चाहिए। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। आस्था को ठेस पहुंचाना असल में क्या है कि एक ट्रेंड सा बन गया है। जैसे कुछ लोग मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक बातें करते हैं, कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कह देते हैं, कुछ बुद्धिस्टों के बारे में, यानी एक ट्रेंड सा बन गया है देश में। कोई भी खड़ा होता है और वो इस तरह की बातें कर। हालांकि हमारे देश में इष्ट निंदा कानून है, लेकिन वो बहुत सक्षम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बने कि जो भी किसी की देवी देवता, किसी के खुदा, किसी के धर्म के ऊपर आपत्तिजनक बात करे, उसको कम से कम 6 साल की सज़ा होनी चाहिए, और इतनी कड़ी सज़ा हो कि दोबारा फिर कोई इस तरह की बात ना हो। सऊदी वगैरह में जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ क्राइम क्यों नहीं है, वहाँ इस तरह की बातें क्यों नहीं है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो सज़ाएं हैं बड़ी सख्त हैं, और ऐसी हैं कि उनको सुनकर ही आदमी कांप जाता है, सोचता भी नहीं है कि मुझे कुछ गलत करना है। वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ रेप नहीं होते, वहाँ पर क्योंकि उनकी सज़ाएं बड़ी सख्त हैं। तो हमारे यहाँ कानून तो हैं और बनते भी बहुत ज़्यादा हैं। निर्भया के बाद रेप पर इतना सख्त कानून बना, लेकिन रेप आज भी हो रहे हैं। तो हमें कानून बनाने से पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पैसा देखकर नहीं करना चाहिए। यहाँ कानून जो है मालदारों की लोंडी है, मालदार जो चाहते हैं करते हैं, गरीब आदमी फंस जाता है।